नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। 5 के प्रहार में बात आज राज्यसभा के रण की, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब 10 राज्यों की 23 राज्यसभा सीटों पर जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसे लेकर राजस्थान में सियासी पारा बेहद हाई है। दरअसल राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल बस 21 जून को ही पूरा हो जाएगा और जून में जिन 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से मौजूदा सियासी गणित की यदि बात की जाए तो इसके अनुसार 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि उम्मीदवारों के नाम को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों में अंदरूनी मंथन जारी है, खींचतान भी इसे कहा जा सकता है। और आज चर्चा हम करेंगे 5 के प्रहार पर इसी चुनावी रणनीति की कि आखिर कौन सी रणनीति अपनाई जाएगी और फिर मिशन राज्यसभा में कैसे बीजेपी और कांग्रेस काम करेगी। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। सजने वाला है राज्यसभा चुनाव का रण। 10 राज्यों की 23 सीटों पर बजेगी रणभेरी। कौन पड़ेगा किस पर भारी? राज्यसभा का रण पूरा होगा किसका प्रण? तो देखिए, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर के मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है और उसमें यह माना जा रहा है कि 3 नामों का पैनल तैयार हो चुका है और फिर उसे पार्लियामेंट्री बोर्ड भेजा जाएगा और फिर वहां से फिर नाम फाइनल होंगे और फिर 21 जून तक सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। वहीं कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। तो इस बार किसे मिलेगा टिकट टू राज्यसभा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मिथिलेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर मनीषा आपसे ही करते हैं, क्योंकि कल ही हमने देखा कि बैठकों का दौर जारी था। क्या माना जाए, इस बार फिर से किसी को दोबारा मौका मिलेगा या फिर राजेंद्र राठौड़ हो गए, अलका गुर्जर, सतीश पुनिया, इनका नाम आगे चल रहा है, इनमें से किसी को हरी झंडी मिलने वाली है? डॉक्टर मनीषा। जी आकांक्षा, जिस तरह से आपने भी बताया कि कल मीटिंग हुई थी, कार्यालय में मीटिंग हुई, कोर कमेटी की बैठक में ये तय हुआ है कि जिस तरह से जो भी कर्तव्य निष्ठा या पार्टी हित में जो काम कर रहे हैं या जो भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है, तो वहां पे जो तय हुआ है, माननीय भजन लाल जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी है, उनको अधिकृत किया गया है कि वे ही नाम जो हैं वो जो केंद्रीय चुनाव समिति है वहां तक भिजवाएंगे और जो शीर्ष नेतृत्व है वो फिर वहां से समिति से वो तय होगा कि किस तरह से किनको आगे भेजना। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। यशवर्धन जी, कांग्रेस के पास संख्या की चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में पार्टी की रणनीति क्या होगी? प्रतीकात्मक लड़ाई या फिर आक्रामक राजनीति का रुख भी हमें देखने को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि देखिए, संख्या बल के हिसाब से 2 सीट तो बीजेपी के पास जाना हुआ तय माना जा रहा है। तो आप नेक टू नेक टक्कर यहां पर देंगे? और सर 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिएगा सर। देखिए, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो भी पार्टियां, वो अपने अपने कैंडिडेट्स को फिल्टर करते हैं कि किसको। और राज्यसभा का इलेक्शन तो ऐसा होता है जिसमें कि नेता भी जाते हैं, कलाकार भी जाते हैं, उद्योगपति भी जाते हैं, अलग अलग फील्ड के लोग, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होते हैं, उनको लिया जाता है। तो ये केंद्रीय नेतृत्व और राज्य यूनिट दोनों के बीच चर्चा चलती है कि किसको भेजा जाए। बहुत बार राज्य से नाम जाता है, बहुत बार केंद्र जिसको उचित समझता है, जिनको पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन देना होता है, उनको लिया जाता है। तो ये अलग अलग तरह के अलग अलग फील्ड से लोग तय किए जाते हैं और एक सीट जो कांग्रेस जीतना निश्चित है वो सीट जीतेंगी और हमारी तरफ से प्रॉपर नाम आएगा जो कि राजस्थान और भारत दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नाम सुटेबल लगेगा। जैसे पहले मनमोहन सिंह जी भी यहाँ से रहे हुए हैं, आदरणीय सोनिया जी भी रही हुई हैं, तो नेशनल लीडर भी जाते हैं और स्टेट के लीडर भी जाते हैं। तो दोनों में से जो भी उचित लगेगा केंद्रीय नेतृत्व और राज्य यूनिट को, वो मिलकर तय करेंगे और जो भी तय करेंगे एक नाम तय करेंगे और वो चुनाव जीतेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, डॉक्टर मिथिलेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिथिलेश, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी जो 21 जून को 3 राज्यसभा सीटों का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, बीजेपी की तरफ से 2 और 1 कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है, ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक आप इसे सीमित मानेंगे या फिर कहीं ना कहीं मिशन 2028 की तरफ से भी तमाम पत्ते सेट किए जाएंगे, कांग्रेस की तरफ से भी और भाजपा की तरफ से भी? सर देखिए आकांक्षा जी, एक तो मैं मिथिलेश सिंह नहीं जैमिनी हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बीजेपी तय करेगी उसमें कहीं न कहीं 2028 का चेहरा नजर आएगा, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी में राजेंद्र गहलोत जो जोधपुर से आए हैं, लेकिन वो अशोक गहलोत को हरा नहीं पाए हैं, तो हो सकता है राजेंद्र गहलोत का नाम कट जाए। उनकी उम्र भी हो गई, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू का नाम कटना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है अभी के हालातों में। तो ऐसे में अगर रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट दिया जाता है भाजपा की तरफ से, तो दूसरा एक सदस्य उस रेस में राजेंद्र राठौड़ का भी नाम है, कैलाश चौधरी का भी नाम है, और कांग्रेस से आए हुए नेताओं पर अगर वो दाव खेलते हैं तो लालचंद कटारिया का भी नाम है। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी में रहा है कि किसी जमाने में भैरव सिंह जी 1977 में हरिशंकर भाभड़ा को भेजा गया था राज्यसभा में, क्योंकि वो नहीं 50 साल के ही थे, तो किसी युवा चेहरा पे भी दाव खेला जा सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो राजनीति है उसमें दामोदर गुजर जो राज्यसभा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हार गए थे, वो राहुल गांधी से मिलके आए हैं। तो सचिन पायलट की काट ढूंढ के अशोक गहलोत ने दामोदर गुजर को वहां भेजा है। तो क्या दामोदर गुजर कांग्रेस की तरफ से चेहरा होगा, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, उत्तर ले लेते हैं। यशवर्धन जी, देखिए मिथिलेश जामिनी जी ने पूरा यहाँ पर, माफ कीजिएगा मिथिलेश जामिनी जी, वो मुझसे धोखे में निकल गया। वो आज मनीषा सिंह जी भी बैठी हुई, यशवर्धन सिंह जी भी बैठे हुए थे, इसलिए वो फ्लो में निकल गया, माफ कीजिएगा उसके लिए। यशवर्धन जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, मिथिलेश जी ने जो बात कही कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट की काट निकालने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या माना जाए कि बाकी कुछ ऐसे चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, और क्या आपकी भी यही रणनीति है कि ऐसा कुछ चेहरा मिले जो 2028 को भी साथ सके? देखिए, मिथिलेश जी की सूचना तंत्र का मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से है। मुझे इस नाम का या किसी भी नाम का कोई आइडिया नहीं है कि किसका नाम चल रहा है, क्या किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो 2028 का भी देखेगी, 29 का भी देखेगी, और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सारे ही समीकरण देखेगी। तो जो भी उचित लगेगा स्टेट यूनिट और सेंट्रल यूनिट को, वो नाम तय कर दिया जाएगा। उसमें कोई इतना वो नहीं है। राज्यसभा के चुनाव में आमतौर पे बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, नेशनल फैक्टर्स को भी देखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि पहले मनमोहन सिंह जी, आदरणीय सोनिया जी भी यहाँ से गए हुए हैं, तो इसलिए नाम आ जाएगा, कोई ना कोई बहुत रीजनेबल नाम होगा जो पार्टी को भी रिप्रेजेंट करेगा और किसी न किसी फील्ड को भी रिप्रेजेंट करेगा जिसकी जरूरत राज्यसभा को होगी। ठीक है, डॉक्टर मनीषा, हमेशा हमने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से ही आरोप लगते रहते हैं भाजपा के ऊपर कि सब कुछ दिल्ली से ही संचालित हो रहा है। तो इस बार क्या माना जाए, राजस्थान इकाई को मौका मिलेगा कि उनकी तरफ से जो नाम तैयार किए गए हैं वो दिल्ली जाए, फिर वहां से नाम का ऐलान होगा, या फिर जो होगा दिल्ली दरबार में ही तय होगा? अभी हमने देखा भी है कि कितनी दिल्ली दौड़ रही है तमाम जनप्रतिनिधियों की। मैम जी, आकांक्ष जी, जैसा आप देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और देखिए कि जहां पे अभी जिस तरह से कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, वहां पे सभी सदस्य उपस्थित थे, उन लोगों ने सबने चर्चा की, अपने अपने नाम सजेशन आए, एंड देन उसके बाद में आप देखिए कि उनमें से अधिकृत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, और वो लोग एक लिस्ट जो नाम है वो बना के अपनी तरफ से जो चर्चा हुई है उसकी वहां भिजवाए जाएंगे। केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो तय करेगी, आगे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तो आएंगे ही। और देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें देखिए कि एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, एक कार्यकर्ता को आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आप देखिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी क्या बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके लिए कहते हैं कि ये देखिए ये हमारे बॉस है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो कार्यकर्ता कर्तव्य निष्ठा के साथ। देखिए, ये तो तय है कि तमाम जितने भी सियासी दल हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी ही रहते हैं, कोई भी हो। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को कार्यकर्ता ही बताते हैं भाजपा जनता पार्टी का। लेकिन मैम, मेरा वही सवाल है ना कि जो मैंने आपसे पूछा कि सब कुछ दिल्ली से तय होगा या फिर राजस्थान से जो नाम जाएंगे उनको भी कुछ इंपॉर्टेंस मिलेगा, मेरा सवाल ये था। आकांक्षी जी, मैं वही कह रही हूँ कि उसी पे आ रही थी कि आप देखिए कि नाम यहाँ से जाएंगे और वहां पे केंद्रीय समिति बैठकर तय करेगी, और जिस तरह से जो भी नाम गए हैं उन्हीं पे ही चर्चा होगी ऑब्वियसली, और उन्हीं में से ही कोई ना कोई नाम आएगा। बस इंतजार करने की। तो डॉक्टर मनीषा, कुछ आपके पास कुछ लिस्ट आई हो कल की मीटिंग में जो शामिल हुए हो कि किनके नाम आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा राहत उनको भी मिल जाएगा जिनके नाम आगे चल रहे हैं, अगर आपके पास कुछ जानकारी हो तो। आकांक्षा, जो भी तय हुआ है वही हुआ है, अभी लिस्ट बनी है और वो आगे जाएगी। उस तरह से ही
आगे दिल्ली जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी जो नाम है लिस्ट है वो मेरे पास नहीं है, वो बनी है और प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, तो वहीं से जाए। ठीक है यशवर्धन जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि हमेशा आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कुछ भी चुनाव हो, छोटा सा छोटा हो, बड़ा सा बड़ा चुनाव हो, सब कुछ बैलेंस हो नहीं पाता है। कई बार हम देखते हैं गुटबाजी के भी आरोप लगते हैं, गुटबाजी तो दिख भी जाती है। तो इस बार राज्यसभा चुनाव में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा या फिर गुटबाजी का असर इस बार भी देखने को मिलेगा? फिर कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे यशवर्धन जी? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कहीं कोई न गुटबाजी है, न कोई विरोध है, न कोई और कोई बात है। और आप देखिएगा जब नाम डिक्लेयर होगा, जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो सारे समर्थन में खड़े होंगे, वोट देंगे और वो चुनाव जीत जाएंगे। तो कहीं कोई गुटबाजी का मामला नहीं है। और नाम सहमति से केंद्रीय यूनिट और हमारी जो स्टेट यूनिट है, दोनों के बीच जो भी सहमति बनेगी, जो भी उचित लगेगा राष्ट्रीय परिदृश्य में और राज्य के हित में, वो नाम तय कर लिया जाएगा। ठीक है, आपसे समझना चाहूंगी डॉक्टर मिथिलेश की बीजेपी जिन नामों पर विचार कर रही है, क्योंकि बहुत सारे नाम भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी के लिए इतना तगड़ा काम किया कि उन्होंने जीत का क्रेडिट उन्हें दिया। अलका गुर्जर के बारे में कहा जा रहा है, गुर्जर समुदाय की है, महिला सशक्तिकरण का संदेश लगातार दिया ही जा रहा है भाजपा की तरफ से। सतीश पुनिया हरियाणा का, उन्होंने यहां पर देखा कि वहां पर पूरा दारोमदार उनके ऊपर था, वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। तो जो ये नाम आगे चल रहे हैं, क्या इनमें से ही आपको लगता है कि किस पर मुहर लगेगी या फिर कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है? डॉक्टर मिथिलेश देखिए आकांक्षा जी, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि राजेंद्र राठौड़ को तो हो सकता है बंगाल से राज्यसभा में लाया जाए। अच्छा। क्योंकि जिस अंदाज में वहां के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने उनकी तारीफ की है, क्योंकि वहां बंगाल से भी कोई राज्यसभा में आएंगे तो वहां से भेजा जा सकता है। लेकिन राजस्थान में किसको भेजा जाएगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। अब कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा के लिए चुनौती है कि अशोक गहलोत के हाथ में जब कमान थी तो उन्होंने दो बार के हारे हुए नीरज डांगी को राज्यसभा में भेज दिया। तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा भी, अब लगभग 6 साल उनको हो जाएंगे अध्यक्ष बने हुए, और सचिन पायलट के 7 साल के रिकॉर्ड को छूने वाले हैं, तो क्या वो भी कोई राजस्थान से भेजते हैं या आलाकमान जिसका नाम भेजता है उस पर सहमति लगती है? ये कांग्रेस की चुनौती है। बीजेपी में एक और चर्चा है कि जिस अंदाज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांवों के लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, दिया कुमारी सीधी ट्रेन में बैठकर आम लोगों से संवाद कर रही है, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज जिस अंदाज में रक्तदान शिविर में नजर आई है एक्टिव, तो कहीं न कहीं किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को भी चुनाव में इसमें हिस्सा मिल सकता है, मौका मिल सकता है। उसमें एक नाम मुकेश दाधीच का भी हो सकता है, जो बगड़ से आते हैं, क्योंकि मुकेश दाधीच भी सेवा कर रहे हैं पार्टी की। तो कहीं न कहीं जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती में एक जो बड़ा पुल था उसका नाम महर्षि दधीची के नाम पे रखा है, तो दधीच समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो क्या मुकेश दाधीच की लॉटरी निकल सकती है? ये भी एक चर्चा का विषय है। और क्या कांग्रेस से आए हुए लोग, जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने 12-15 लोगों को वापस लिया है, महेंद्रजीत मालवीय छोड़ के चले गए, तो ऐसे में जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें से किसी को मौका मिलता है, ये एक इम्पोर्टेंट है। और क्या जो मारवाड़ का जो राजनीति है उसको साधने के लिए क्या कैलाश चौधरी पर दाव खेलते हैं, ये दिलचस्प होगा। क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू का मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की जगह कहीं दूसरी जगह से लाया जाएगा। अगर उन्हें दूसरी जगह लाया जाता तो फिर राजस्थान से 2 लोगों का नाम जाएगा बीजेपी में। कांग्रेस में तो एक नाम तय है। और जिस अंदाज में, क्योंकि जो टाइमिंग है वो बहुत, कांग्रेस में अशोक गहलोत को कहा जाता है कि वो टाइमिंग का मास्टर, स्ट्रोक खेलने में बहुत ज्ञानी है। जिस हिसाब से दामोदर गुजर राहुल गांधी से मिलके आए, वो पहले पुलिस के एसएचओ थे, एसएचओ के बाद वो उन्होंने कॉलेजें खोली, शिक्षाविद बने, और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजसमंद सीट पर जाकर चुनाव लड़ा। हालांकि वो लास्ट मोमेंट तक सचिन पायलट को प्रचार के लिए बुला रहे थे, गए नहीं। तो कहीं न कहीं अगर दामोदर गुजर को टिकट मिलता है तो ये मैसेज जाएगा कि पर्दे के पीछे अभी भी जो धुरंधर है वो अशोक गहलोत ही है कांग्रेस में। तो कहीं न कहीं ये जो राज्यसभा के चुनाव है वो बहुत टिपिकल मोड है, जिसमें मैसेज जाएगा कि सचिन पायलट, क्योंकि अभी जो इनके चुनाव चल रहे हैं, यूथ में भी चल रहे हैं, उसमें भी चल रहा है कि अगर अभिषेक चौधरी जीतता है तो कहा जाएगा अशोक गहलोत का आदमी है, और अनिल चोपड़ा जीतता है तो कहा जाता है सचिन पायलट का आदमी है। तो चर्चा कांग्रेस में पूरी तरह 2 आदमियों के पीछे ही चल रही है। हाँ। अब वो कब तक मिटेगा ये दूर है। लेकिन बीजेपी में भी क्या 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा,
जिन्हें बार बार बीजेपी पर्ची का, कांग्रेस पर्ची का मुख्यमंत्री कहती है, वो किसी राजस्थान में जन्मे जाए शिक्षाविद को, अच्छे पढ़े लिखे आदमी को राज्यसभा में भेजते हैं या किसी आम कार्यकर्ता को भेजते हैं, जिससे बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, क्योंकि पंचायती राज के भी चुनाव हैं, नगर निकाय के भी चुनाव शेष हैं, और 2028 में जो कांग्रेस रवायत है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसको तोड़ने के लिए अगर दोनों सीटों पर राजस्थान के लोग जाते हैं तो निश्चित रूप से जो कास्ट इक्वेशन है वो भी सदेगी और राजस्थान में बीजेपी और स्ट्रांग होगी। ठीक है, ये मैं समझने की कोशिश कर लेती हूँ डॉक्टर मनीषा से। डॉक्टर मनीषा, देखिए वही कि अभी पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, फिर 2028, तो क्या आपका फोकस ऐसे ही शख्स के ऊपर रहेगा जिसकी जमीनी पकड़ राजस्थान में मजबूत हो, या फिर माना जाए कि दिल्ली ही तय करेगी, सिर्फ वफादारी का इनाम दे दिया जाएगा, जमीनी पकड़ का कोई टेस्ट ही नहीं होगा? डॉक्टर मनीषा देखिए आकांक्षा, जिस तरह से मैंने बताया कि जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री हैं, एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, एक कार्यकर्ता हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो जिस तरह से जमीनी स्तर पे काम हुआ है, आपने जो कर्तव्य निष्ठा है, जो पार्टी के जो हित में है हमारे, और जो समर्पण के भाव से जो काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। आगे से आगे जिस तरह से 2023 के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो योजनाएं हैं जो चल रही है, अभी भी ग्राम रथ चल रहे हैं, और जो उन ग्राम रथों का जो असर है ग्रामीण पे, तो वो बहुत ज्यादा सराहना उसकी की जा रही है। और जो कार्य डॉक्टर मनीषा, मैं वही पूछ रही हूँ कि राजस्थान से ही नाम आगे जाएगा, राजस्थान की मिट्टी का ही कोई नाम होगा? क्योंकि हमेशा से देखिए आरोप लगते रहे हैं, स्थानीय बनाम बाहरी की पूरी जंग रहती है कि बाहर से पैराशूट लैंडिंग हो जाती है और जो राजस्थान के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, दिग्गज हैं, वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो क्या कुछ ऐसी परिपाटी इस बार तो देखने को नहीं मिलेगी डॉक्टर मनीषा? नहीं आकांक्षा, बिल्कुल राजस्थान के ही कार्यकर्ताओं को, राजस्थान को, उन्हीं को उनके कार्यों के आधार पर उनको चुना जाएगा। ठीक है, यशवर्धन जी आपसे भी यही सवाल। देखिए बार बार इस तरह के आरोप तमाम सियासी दलों पे लगते हैं कि राज्यसभा उनके पास जब उनको भेजना होता है तो एक ये इस तरह के का उनके पास पूरी एक प्लेटफॉर्म होता है कि वो साधने के लिए अलग अलग समीकरणों को बाहर से भी लोगों को बुला करके राजस्थान से भेज देते हैं। तो क्या कांग्रेस में इस बार माना जाए कि दिल्ली तय करेगी या फिर राजस्थान की मिट्टी की आवाज सुनी जाएगी कांग्रेस में भी? आकांक्षा जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि राज्यसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें केवल पॉलिटिशियन नहीं, फिल्म एक्टर, राइटर, कोई लोकमंच के कलाकार, कोई साधारण पृष्ठभूमि से आए हुए जो बहुत अच्छा कोई पानी पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक पैन इंडिया एक प्लेटफॉर्म है राज्यसभा। ये केवल एक स्टेट से जुड़ा हुआ, ये बंधा हुआ नहीं है। जीता वोट तो स्टेट के ही एमएलए देते हैं, लेकिन जब वो राज्यसभा में जाते हैं ना, पूरे भारत के लिए अलग अलग इश्यूज पे काम करते हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि स्टेट यूनिट और सेंट्रल यूनिट मिलकर कोई ना कोई जरूर ऐसा नाम लाएगी जो कि राजस्थान के लिए भी काम करेगा और भारत की बेहतरी के लिए भी काम करेगा। और मैं मिथिलेश जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि बीजेपी के किसी नाम को, वो जो भी नाम बोल रहे हैं वो नहीं लें, क्योंकि बीजेपी में परिपाटी है कि जिसका नाम पहले ओपन हो जाता है उसको तो बिल्कुल नहीं बनाते। तो राजेंद्र राठौड़ साहब काफी टाइम से होपफुल हैं और मुकेश दादी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि ये दोनों जाए, राज्यसभा में जाए, लेकिन जिसका नाम पहले चल जाता है। यशवर्धन जी छोड़िए ना, बीजेपी का छोड़िए, बीजेपी का मैं डॉक्टर मनीषा और जमिनी जी से पूछ ही रही हूँ। आप जरा मुझे कांग्रेस के पत्ते खोल के बताइए ना। फिर से रिपीट कर देंगे नीरज डांगी को या फिर कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर मिलने वाला है? और जैसे कि कह ही रहे हैं कि अशोक गहलोत का दबदबा रहेगा या सचिन पायलट का दबदबा रहेगा, और मिशन 2028 की पिक्चर भी क्या राजस्थान चुनाव से ही क्लियर होगी? आकांक्षा जी, मैं एक प्रवक्ता के नाते ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे इस विषय में कोई सूचना नहीं है कि किसका नाम आगे भेजा जाएगा, क्या होगा। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि जो भी नाम होगा वो राजस्थान और भारत के हित में होगा और सारे सर्व समाज के लिए काम करेगा, अच्छे मुद्दे उठाएगा, किसी न किसी पर्टिकुलर फील्ड से भेजा जाएगा, उस फील्ड के बारे में भी बात की जाएगी। तो मैं तो फिर यही कहूंगा कि जो भी स्टेट यूनिट और सेंट्रल यूनिट जो भी तय करेगी वो सब कुछ ध्यान में रखकर तय करेगी। तो सर लेकिन वही तो बात है ना कि एक तरफ भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी शुरू कर चुकी है, उनके यहाँ पर मंथन भी शुरू हो गया, लेकिन कांग्रेस में अभी तक इस तरह की कुछ हलचल नजर नहीं आ रही है। तो क्या आप लोग मान रहे हैं कि सब जब पहले भाजपा की तरफ से पत्ते खुल जाएं फिर उसके बाद कांग्रेस शुरू करेगी क्या कुछ बैठक वगैरह या मंथन का दौर? देखिए, इस डिबेट में मैं और डॉक्टर मनीषा जी बैठे हैं और हम दोनों, मैं फिर इनकी तरफ से भी कह देता हूं, न डॉक्टर मनीषा जी को मालूम है न मुझे मालूम है कि नाम किसका जाएगा। स्टेट और सेंट्रल यूनिट जो तय करेगी, जब नाम सार्वजनिक होगा तभी हमें पता लगेगा, उससे पहले हमें भी नहीं मालूम।
ठीक है, डॉक्टर मिथिलेश, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आपने दोनों ही लोगों को सुना, ये लोग तो साफ कह रहे हैं कि इन्हें भी जानकारी नहीं है, तो क्या इस बार कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जाएगा? और हम देखते भी हैं कि राजस्थान चुनाव, एक राजस्थान के जो जितने भी राज्यसभा सांसद जो होते हैं वो एक स्ट्रांग मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश करते हैं, तो इस बार जो सदस्यों को भेजा जाएगा उनके पीछे क्या संदेश छिपा होगा, डॉक्टर मिथिलेश? देखिए, निश्चित रूप से अगर राजस्थान के आदमी को मौका मिलता है, राजस्थान में इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी नहीं, आप राजस्थान के ऊपर बाहरी लोगों को क्यों थोपो? आप केवल आला कमान की हाजिरी बजाने वालों को क्यों भेजो? ये एक बड़ा चुनाव समझदारी का गेम है। और क्या, अब भाजपा के पास तो खूब सारे स्टेट हैं, तो वहां की राज्यसभाओं से वहां के लोगों को भेज सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक राजस्थान के हकूक की लड़ाई भी है कि राजस्थान में जन्मे जाए व्यक्ति को ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, क्योंकि बीजेपी जो एमएलए हैं उनको वोट राजस्थान की जनता ने दिया है। अब आप राज्यसभा का हो कि साहब आला कमान ने इनका नाम फाइनल कर दिया, ही जाएंगे, उनको राजस्थान की जनता के बारे में, राजस्थान के बारे में कितनी नॉलेज होती है? ये एक बड़ा सवाल है कि वो राजस्थान का कितना भला कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। चाहे रवनीत सिंह बिट्टू रहे हो, या सोनिया गांधी जी रही हो, या मनमोहन सिंह जी रहे हो, या अभी काफी इनके प्रवक्ता रहे हो, लेकिन किसी ने राजस्थान का भला किया क्या? नहीं किया। और अजय माकन हार गए थे जब हरियाणा से, वो उनका राजस्थान से चलो थोड़ा बहुत लिंक था, राजस्थान से नहीं लड़ा पाए। तो कहीं न कहीं ये एक बेसिक पॉलिटिक्स का नियम है कि प्रॉक्सिमिटी, पब्लिक प्रॉक्सिमिटी कहीं न कहीं पॉलिटिशियन के दिल में रहती है। जो जिस मिट्टी से जुड़ा रहता है उसे उस मिट्टी की परेशानियों का पता होता है, वो उसका भला कर सकता है, वो राज्यसभा में बोल सकता है। घनश्याम तिवारी जी हैं तो बोलते हैं ना, उनको पता है राजस्थान की पीड़ा क्या है। मदन राठौड़ जी हैं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कहीं न कहीं ये एक फैक्टर है। अब इस फैक्टर को भजनलाल जी ऊपर समझा पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी राहुल गांधी को और खड़गे साहब को समझा पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं। ये एक बड़ा इशू है कि राजस्थान के लोगों की लड़ाई, जो कोर कमेटी ने जिनको प्रभार सौंपा है भजन और मदन की जोड़ी को, वो पूरी तरह जता पाएगी क्या? गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और टीकाराम जूली वहां दिल्ली को बता पाएंगे कि साहब हमें चुनाव 28 में जीतना है तो हमारे लोगों को दो? अब उसमें किसी एससी के लोगों को भी दिया जा सकता है, गोविंद मेघवाल जी फ्री बैठे हैं, तो कई चीजें हैं। तो कहीं न कहीं ये राज्यसभा का जो चुनाव है साधारण नहीं है, क्योंकि इसके बाद राजस्थान में जो रवायत है उसको रोकने के लिए जो भजनलाल जी घोषणा कर चुके हैं कि हम 28 में रवायत तोड़ेंगे, तो रवायत तोड़ने के लिए तो आपको राजस्थान में जन्मे हुए जराए हुए लोगों को ही मौका देना पड़ेगा। और जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि ये तो प्रथा कायम रहेगी, और अशोक गहलोत सब एक्टिव हो गए, उनको मिट्टी में खुशबू आ गई कि राज बदलेगा, तो उसको रोकने के लिए उनके लिए भी चुनौती है कि वो राजस्थान में जन्मे जाए व्यक्ति को दे और दिल्ली आला कमान को समझाए भैया राजस्थान में अगर आपको वापस आना है कांग्रेस को, तो राजस्थान में जन्मे हुए व्यक्ति को दो। और भजनलाल जी वहां जाकर कहे कि 28 में अगर वापस रिपीट करें। देखिए, ये सवाल तो उठना लाजमी है कि आप लोग बात तो करते हैं बहुत कि राजस्थान परंपरा, राजस्थान संस्कृति, राजस्थान फर्स्ट, लेकिन जब बात आती है राज्यसभा चुनाव की राजस्थान में, तो फिर ये सब कुछ उतना जमीनी स्तर पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आरोप लगते हैं कि क्या दिल्ली मॉडल भारी पड़ रहा है राजस्थान बीजेपी के ऊपर? डॉक्टर मनीषा, आप सुन पा रहे हैं? आकांक्षा, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी, मैं फिर से आपसे सवाल, आपका जो सवाल था। देखिए डॉक्टर मनीषा, मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत आसान होता है बात करना कि राजस्थान संस्कृति के हम सूत्रधार हैं, हम उसके पूरे पैरोकार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि बात तो आप लोग करते हैं, लेकिन जब बारी आती है राज्यसभा चुनाव की, चुने जाने के सदस्य की किसे भेजा जाएगा, तो हम देखते हैं स्थानीय बनाम बाहरी का हमेशा से ठप्पा लग जाता है। तो ऐसे में आरोप तो लगेंगे ही ना मैम कि क्या दिल्ली मॉडल राजस्थान बीजेपी पर भारी पड़ता जा रहा है? देखिए आकांक्षा, ऐसा नहीं है। देखिए, एक प्रक्रिया होती है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत हम गुजर रहे हैं। जिस तरह से आपने भी कहा कि भाई समिति की जो बैठक हुई है, वो बैठक इसी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। इस प्रक्रिया के दौरान जिस तरह से चर्चा हुई है नामों पे, जो नाम है वो यहीं से जा रहे हैं, जो अधिकृत किया गया है मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, तो वो नाम यहीं से तय हुए हैं, यहीं पे चर्चा हुई है और यहीं से जाएंगे नाम।
फिर वो दिल्ली में जाएंगे और वहां पे केंद्रीय समिति जो नहीं भी मैम, मेरा सवाल तय आप नहीं समझे शायद। मैं ये कह रही हूँ कि क्यों दिल्ली- राजस्थान के लोगों को इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जाती है, बाहर से क्यों लोगों को लाना पड़ता है? और देखिए मिथिलेश जी भी यही कह रहे हैं कि राजस्थान की फिर ऐसे में आवाज ठीक तरीके से उठ नहीं पाती है। जो लोग राजस्थान को ठीक तरीके से समझते हैं वही तो आवाज उठा पाएंगे ना राजस्थान की। नहीं, बिल्कुल आकांक्षा, राजस्थान का ही कार्यकर्ता होगा और जो राजस्थान की पृष्ठभूमि है उसको समझने वाला, यहाँ के मुद्दों को समझने वाला ही कार्यकर्ता होगा। ठीक है, चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखिए सभी जानते हैं कि राज्यसभा की ये लड़ाई सिर्फ सीटों तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान में आने वाली राजनीति कैसी होगी उसका ट्रेलर भी कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव से हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिथिलेश यशवर्धन जी, डॉक्टर मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।